Hello students, I am your teaching mentor शिवमराज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, इस एक लेक्चर के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर के बारे में तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी हो या फिर उसके अंदर कोई मास प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कहेंगे मैटर। अब मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशन देखें। दोज प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशंस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी या फिर उसके कंपोजिशंस को चेंज किए, उससे हम लोग कहेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि किसी सब्सटेंस का कलर, उसे हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस का ऑर्डर, उसका स्मेल, हम लोग इजीली उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उससे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर रखते हैं। वहीं बात करें केमिकल क्लासिफिकेशंस की, दोज इन विच केमिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसे जानने के लिए हमें उस सब्सटेंस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़े, उससे हम लोग केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी या फिर उसके पीएच वैल्यू को जानने के लिए हमें उस सब्सटेंस के साथ कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़रूर करना पड़ेगा, वरना बिना रिएक्शन के हम लोग इन सारे टर्म्स को नहीं जान सकते। इसलिए वैसे क्लासिफिकेशंस जिसे जानने के लिए हमें किसी सब्सटेंस के साथ कोई चेंज करना पड़े, कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़े, उसे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू या फिर दूसरा उसके यूनिट्स के थ्रू। अब मान लीजिए कि हमने किलोमीटर्स का भी नाम सुना है, हमने माइल्स पर आवर का भी नाम सुना है, हमने इंचेस का भी नाम सुना है, हमने पाउंड्स का भी नाम सुना है और हमने किलोग्राम का भी नाम सुना है, हमने सेंटीमीटर का भी नाम सुना है। अब ये सारी चीज़ें तो अलग अलग हो गई, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है, इनकी वैल्यूज़ भी अलग है। बट अगर बात करें एक इंटरनेशनल मीडियम की, अगर एक ऐसा कोई क्वांटिटी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वैल्यू हर जगह पर कॉमन रहेगी, तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजरमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी चीज़ के सल्यूशन के लिए हमने एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो कि सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी वैल्यूज आते हैं, जो भी यूनिट्स आते हैं, उनकी वैल्यू हर कंट्री के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम ही रहती है। अब मान लीजिए कि मीटर, तो मीटर की जो वैल्यू है वो आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी कंट्री के अंदर जाइए, उसकी वैल्यू कॉमन ही रहेगी। इसीलिए मीटर एक ऐसा यूनिट होता है। अब हमारी केमिस्ट्री के अंदर 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। कौन कौन से वो 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला होता है लेंथ, दूसरा है मास,
तीसरा है टाइम, चौथा है अमाउंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है इलेक्ट्रिक करंट और सातवां है लुमिनियस इंटेंसिटी। अब इन सब के भी कुछ यूनिट्स तो होंगे। सो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, अमाउंट का होता है मोल, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। अब ये जो यूनिट्स हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया होगा। तो मीटर को हम लोग एम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम लोग केजी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड्स को हम लोग एस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम लोग MOL शॉर्ट में लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को हम लोग कैपिटल के से, एम्पियर को AMP या फिर कैपिटल A से और कैंडेला को CD के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे वो 7 बेस यूनिट्स और ये थे उनके SI सिस्टम्स जो कि हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे चल करके हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, जो कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए इन सारे लॉज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो हम लोग 8-9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहती है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ना मैटर को क्रिएट किया जा सकता है और ना मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी रिएक्शन के टाइम रिएक्टेंट के अंदर जो टोटल मास रहेगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के अंदर भी सेम क्वांटिटी ऑफ मास रहेगा। रिएक्शन के बाद वो मास ना ही इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, ना ही एक्स्ट्रा मास क्रिएट किया जाएगा और ना ही एक्स्ट्रा मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट यहाँ पर एक की नोट ये है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कौन से एक्सेप्शन है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे बड़ा एक्सेप्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया जाता। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमेशा जो रिएक्शन मास है एंड जो एनर्जी है वो कंजर्व फॉर्म में ही रहती है। और अभी जो मॉडर्न रिसर्चेस हुई हैं, नए नए रिसर्च किए गए हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनके द्वारा ये भी प्रूफ किया गया है कि अभी के टाइम में जो भी रिएक्शंस जिनके अंदर किसी भी हीट या लाइट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उन्हीं के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। वरना उन रिएक्शंस के अंदर जिनके अंदर लाइट या फिर हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ऐसे रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं रहता है। क्लियर? ये अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की सेकेंड लॉ के बारे में। सो ये सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। मतलब कि अगर कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है और अगर वो रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है कि वो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो उन कंपाउंड के अंदर जो रिएक्शन है, जो ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों कंपाउंड के अंदर सिमिलर है, वो कंपाउंड हमेशा स्मॉल होल नंबर के रेशियो में ही रहेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेनली दो चीज़ें बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका जो मास रहता है वो 16 ग्राम्स रहता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसका मास 32 ग्राम्स रहता है। तो यहाँ पर कार्बन तो सिमिलर है बट वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है
और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड के अंदर, इनका जो रेशियो रहेगा ये हमेशा स्मॉल होल नंबर मतलब कि 1:2 में ही रहेगा। और अगर यहाँ पर भी हम लोग देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो 16 ग्राम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो इसका मास है वो 32 ग्राम्स है। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल रेशियो आएगा वो हमेशा 1:2 के अंदर ही आएगा। इसलिए जहाँ पर भी आप ऐसे कोई रिएक्शन को होते हुए देख रहे हो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि उस रिएक्शन के अंदर लग रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने बाकी लॉ ऑफ गे-ल्यूकस गैसियस वॉल्यूम के बारे में। सो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ है ये गे-ल्यूकस ने दिया था और हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। मतलब कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई गैस कंबाइन हो रहा होता है या फिर उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है एंड उस टाइम पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है अगर वो सेम रेशियो के अंदर रहेगा, सेम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो गैसेस है इनकी रेशियो भी सिंपल रेशियो के अंदर आएगी और ये भी लगभग इक्वल वॉल्यूम के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। सो यही हमारा गे-ल्यूकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। सो एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर कोई गैस है और उसका वॉल्यूम सेम है तो एक सेम टेम्परेचर के अंदर, सेम प्रेशर के अंदर अगर कभी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद भी इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम ही रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एसटीपी पर मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर कोई भी गैस जिसका अमाउंट 22.4 लीटर्स है, जहाँ पर अगर वो एक एसटीपी के अंदर रिएक्ट कर रहा है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन्स है और हमारा जो प्रेशर है वो 1 atm है, तब इस गैस के अंदर जो मोल्स प्रेजेंट होंगे उनकी नंबर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगी और यही हमारा एवोगैड्रो लॉ। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। अब एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है? सो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि जब हम लोग कार्बन 12 एटम को 1/12 पार्ट में तोड़ देंगे तो वो जो नंबर आएगा वही हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसे हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आज के इस मॉडर्न टाइम के अंदर इसे AMU को, इस एटॉमिक मास यूनिट को एक नई चीज़ ने रिप्लेस कर दिया है जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं एंड इसका नाम है यूनिफाइड मासेस। अब बात करें 1 AMU की वैल्यू की, तो 1 AMU कंटेन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये होती है 1 AMU की वैल्यू। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस की। सो एवरेज एटॉमिक मासेस इज द सम द मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स ईच मल्टीप्लाई बाय नेचुरल एबंडेंस। मतलब कि बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं एंड उनका जो मासेस है, जब हम इन्हें एक साथ इनका मीन निकालेंगे तब हमें मिलेगा एक एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि मान लीजिए एक आइसोटॉप है A1 जिसका एटॉमिक मास है कुछ, और जब हम उस एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम लोग x1 के साथ डिनोट करते हैं, फिर एक दूसरा आइसोटॉप है A2, उसे भी उसके साथ परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A3 को भी उसके परसेंटेज के साथ, और A4 जो आइसोटॉप है उसे भी उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड जब उनका एक मीन निकालेंगे तब आएगा हमारा
एवरेज एटॉमिक मास। और आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी भी तरीके के आइसोटॉप्स का या फिर किसी भी तरीके के एलिमेंट्स का एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। चलिए समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की। तो बात करें 1 मोल ऑफ एटम की। सो हर एटम के अंदर, हर मोल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। वहीं बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो हर मोल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि 22.4 लीटर्स एट एसटीपी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो 22.4 लीटर्स एट एसटीपी है, ये हर गैस के अंदर सिमिलर ही रहता है। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई टाइम आ जाए जिस टाइम पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी भी एलिमेंट के, तो इस टाइम पर हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम उस मोल की, उस एटम की गिवन मासेस को डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। सो इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। चलिए समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूलाज की। सो हम किसी भी केमिकल फॉर्मूलाज को 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एम्फेरिकल फॉर्मूलाज एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें एम्फेरिकल फॉर्मूलाज की, तो इट इज रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब अगर एग्जांपल लें हम लोग बेंजीन का, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। अब अगर एक बेसिक लेवल पे बात करें, सो ये जो एटम्स हैं इनके अंदर, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स है, अगर इनकी बेसिक रेशियो में बात करें तो बेंजीन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो C एंड H है। सो इसी तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का एक एम्फेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वहीं बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट कितने नंबर्स ऑफ एटम है, ये बताता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे फिर से हम लोग बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। सो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर बात करें, सो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के अंदर इसे लिख सकते हैं C6H6। एंड ज़्यादातर जगह पर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को दिखाने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिट रेजिडेंट की। अब ये जो लिमिट रीजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द रिएक्टेंट दैट गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब कि ऐसे रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के टाइम में कंज्यूम हो जाते हैं एंड जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसे लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे रीजेंट, एजेंट या फिर लिमिटेड रीजेंट्स। समझ गए। सो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोल परसेंटेज की। मतलब कि किसी भी अगर मोल का हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे। सो मोल परसेंटेज निकालने के लिए हमें करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब कि सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर देंगे तो हमारा मोल परसेंटेज आ जाएगा। अब ये सॉल्यूट क्या होता है? सो आपने नमक एंड वाटर को देखा होगा, तो जब हम नमक और वाटर को एक साथ मिला देते हैं तब एक बहुत ही दूसरे तरीके का लिक्विड फॉर्म होता है जो कि बहुत ही सोलाइटेड होता है। सो ऐसे टाइम में जब हम उस लिक्विड को देखते हैं, उस सोल्यूशन को देखते हैं, तब हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सॉल्ट होता है वो उस वाटर के साथ ईजिली बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, बट तब भी हमें सॉल्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो सॉल्ट होती है यही हमारा होता है सॉल्यूट एंड ये जो वाटर होता है ये हमारा सॉल्वेंट होता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिएगा
आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अब हमने बात मोल परसेंटेज की तो कर ली, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस की। मतलब कि अगर हमें मोल को फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें करना होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि मान लीजिए एक रिएक्शन हुआ जिसके अंदर दो एलिमेंट्स थे, एक ए एंड एक बी, दोनों मिलकर के एक सी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ए है एंड बी है ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके जो मोल्स होंगे वो भी अलग होंगे। तो अगर हमें इस ए का मोल निकालना है तो ए का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल ए बाई हम लोग क्या कर देंगे, जो ए एंड बी है इन दोनों के मोल को एक साथ प्लस कर देंगे और हमें नंबर ऑफ मोल ए से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर डिनोट करने वाली बात यह है कि जो मोल फ्रैक्शंस होता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर चेंज से। मतलब कि अगर कोई टेम्परेचर चेंज होता है इस रिएक्शन के टाइम पर तब भी मोल फ्रैक्शंस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोलैरिटी की, जिसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं मोलैरिटी को। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो मोलैरिटी होती है यही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, वरना बाकी जितने भी क्वांटिटीज होते हैं मोल्स के उन्हें टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ मोलैरिटी को ही टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। अब हमने बात की थी मोलैरिटी की, अब यहाँ पर आ गया मोलैलिटी, जिसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूवेंट। यहाँ पर सॉल्यूवेंट आ गया तो हमने नमक एंड वाटर के एग्जाम्पल से समझ लिया था कि सॉल्यूवेंट जो होगा वो वाटर होगा, तो हमने जैसे इस बेसिक एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर कर लिया था। अगर हमें मोलैलिटी निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूवेंट इन केजी से, तब हमारा मोलैलिटी निकल जाएगा। और यहाँ पर भी वही बात है कि जो मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर चेंज से, सिर्फ मोलैलिटी को ही टेम्परेचर चेंज से अफेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए हमें करना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। और वहीं फॉर्मेलिटी को निकालना हो तो हम लोग करेंगे वेट ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन बाय फॉर्मल वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम्स इन लीटर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मेलिटी का। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने बात की मोलैलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी की कुछ केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, और हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ केमिस्ट्री को वन शॉट के अंदर कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।